हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। चैप्टर सेकेंड का ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है, इसमें हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। इसमें दूसरा वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं यहाँ पर अपने पॉइंट पे, जिसमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो इसको आप देखेंगे लोकेटेड इन, यहाँ पे पेल्विस रीजन। किस रीजन में? पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है, जहाँ पर पेल्विक बोन पाए जाते हैं या पेल्विक गर्डल वाला जो रीजन है, वहीं पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम करते हैं इसको इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले होता है टेस्टिस, जिसकी संख्या जो है 2 होती है, यानी 1 पेयर। और उसके बाद इससे जो है एसेसरी डक्ट्स भी होंगे, इसमें एसेसरी डक्ट्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारे डक्ट्स जो है टेस्टिस से निकलते हैं। और फिर आगे इसमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इसके जिसको जो है कापर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो ग्लैंड्स हो जाएगा। उसके बाद अगला इसमें एक्सटर्नल गेनाइटेलिया। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल गेनाइटेलिया, जिसमें क्या आता है? पेनिस आता है। इसमें क्या आएगा? पेनिस आएगा। तो ये सारे पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं। अब इसमें हम इस डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये टेस्टिस है, आप देखेंगे यहाँ पर ये ओवल शेप जो है, यहाँ पर क्या पाया गया? टेस्टिस पाया गया। और टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहता है। उसके बाद इस टेस्टिस से एक डक्ट यहाँ पर देखेंगे निकलेगा, जिसको क्या कहते हैं? वेस डिफरेंस कहते हैं। वेस डिफरेंस जा करके इस यूरेटर के ऊपर से घूम करके और आएगा यहाँ पर, तो सेमिनल वेसिकल के डक्ट से जुड़ करके और एजाकुलेटरी डक्ट बनाएगा। और एजाकुलेटरी डक्ट आगे चल करके किस में खोलेगा? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा जो है आगे चल करके ये ओपन होकर के कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म को फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? टेस्टिस का। यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 जो है पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसमें सबसे पहले किसके बारे में हमें पढ़ना है? टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस के बारे में हम लिखेंगे तो ये क्या होता है? 2 इन नंबर होता है। कितनी संख्या होती है? 2 होती है टेस्टिस की। और ये जो है एक पाउच में सिचुएटेड होता है, जिसको स्क्रोटम कहता है। तो इस चीज़ को भी लिखेंगे, कहाँ पर सिचुएटेड होगा? तो सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, विदिन ए पाउच, विदिन ए पाउच। और उस पाउच को क्या कहेंगे? जिस पाउच में टेस्टिस पाया जाता है, उस पाउच को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहेंगे? स्क्रोटम कहता है। स्क्रोटम। आपको पता है कि टेस्टिस स्क्रोटम में यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों पाया जाता है? इसका एक रीज़न है कि बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब कम होगा तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो टेस्टिस में स्पर्म बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है, क्योंकि स्क्रोटम इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
तो इस तरह से आप जो है इस टेस्टिस के बारे में ऐसे समझ लेते हैं। अब हम और भी बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। एक पॉइंट और इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे ये स्क्रोटम जो होता है यानी जो पाउच है जिसमें टेस्टिस पाया जाता है, ये क्या करता है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करके लो कर देता है। तो इस पॉइंट को भी लिखते हैं, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्या मेंटेन करेगा, द लो टेम्परेचर क्या करेगा, लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा ऑफ टेस्टिस, लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, यानी लो टेम्परेचर की ज़रूरत है, इसलिए स्क्रोटम क्या करेगा, टेस्टिस को लो टेम्परेचर में मेंटेन करेगा। और ये टेम्परेचर लगभग कितना जो है लो होगा, तो यहाँ पर -2 टू -2 पॉइंट, मतलब ये कम होगा, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर जो है कम करेगा। बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम जो मेंटेन होगा वो स्क्रोटम में होगा, जो किसके लिए ज़रूरी है, तो नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, टेस्टिस में, और टेस्टिस किसके अंदर पाया जाएगा, स्क्रोटम में। और स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो उसको कौन मेंटेन करेगा, स्क्रोटम मेंटेन करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एडल्ट का टेस्टिस है वो कैसा होता है, उसका शेप हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे, इन एडल्ट क्या होता है, ईच टेस्टिस एज ओवल, कैसा होता है, ओवल होता है, मतलब अंडाकार होता है, ओवल हो जाएगा। और क्या होता है, इसका लेंथ और विड्थ देखेंगे, ओवल इन शेप हो जाएगा, यानी शेप कैसा होगा, टेस्टिस का ओवल होगा। यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये ओवल शेप है, ये जो है ओवल शेप में आपको टेस्टिस मिलेगा, ऐसे एक टेस्टिस इधर और एक टेस्टिस इधर, तो इस तरह से ओवल इन शेप होगा। और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होगी, एडल्ट मेल की बात हो रही है तो इसका लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होगा, और इसका जो विथ है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होगा। तो टेस्टिस का जो लेंथ और विथ है इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद जो टेस्टिस होता है एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करते हैं, द डेंस कवरिंग ऑफ टेस्टिस की जो बहुत घना कवर होता है उसको क्या कहते हैं, द डेंस कवरिंग ऑफ टेस्टिस, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लेंगे कि जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक जो है कवर पाया जाता है, जिस कवर को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब हम टेस्टिस का एनाटॉमी देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी मतलब क्या होता है, आंतरिक संरचना, यानी हम उसके सेक्शन को कट करेंगे और फिर देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है। तो एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम को, यहाँ पर टेस्टिस को जो है कट करके दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ कट किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाया जा रहा है। मान लो कि ये जो है टेस्टिस का हमने वर्टिकल सेक्शन कर दिया, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको ओवल शेप्ड में। ये टेस्टिस का क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया ऐसे। अब इस टेस्टिस में आप देखेंगे
क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पर एक लोब्यूल्स ये मिला ऐसे, उसके बाद दूसरा लोब्यूल्स मिला ऐसे, टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे क्या मिलेगा, लोब्यूल्स मिलता है ऐसे से, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब टेस्टिस के अंदर इस लोब्यूल की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लोब्यूल्स आपको दिखाई देते हैं इसको कहते हैं क्या, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। आप देखेंगे कि एक टेस्टिस में टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, तो अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो ये कितना होता है, लगभग जो है अबाउट 250 इन नंबर में कितना होगा, कितने कंपार्टमेंट होंगे, कितने लोब्यूल्स होंगे, 250 इन नंबर होंगे। उसके बाद आपको बताएं यहाँ पर कि प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 की संख्या में क्या पाए जाते हैं, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब क्या होगा कि इस लोब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, तो इसके अंदर पाया जाएगा क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा। मतलब प्रत्येक टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होंगे जिनकी संख्या लगभग 250 होगी, और प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 की संख्या में क्या पाए जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होगी, तो आप एक लोब्यूल्स में 3 मान लेते हैं, तो 250 में कितना मान लेंगे, 750, कितना हो जाएगा, लगभग जो है 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिस के अंदर आपको क्या मिल जा रहा है, तो ये आपको मिल जा रहा है क्या, लोब्यूल्स। तो एनाटॉमी आप टेस्टिस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट करते हैं। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। क्या हो जाएगा, 250 कंपार्टमेंट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्या, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इसको क्या कहेंगे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। और एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईच लोब्यूल्स कंटेन्स क्या कंटेन कर रहा है यहाँ पे, 1 से लेकर के 3 तक हाईली कॉइल्ड क्या पाया जाएगा इसमें, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। हाईली कॉइल्ड क्या मिलेगा इसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। यानी 200 से 250 लोब्यूल्स होंगे, और प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या बनता है, तो यहीं पर स्पर्म जो है वो बनेगा, स्पर्म और प्रोड्यूस्ड। स्पर्म किसके अंदर बनेगा, तो आप बताएंगे इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो किसके अंदर पाया जाता है, लोब्यूल्स के अंदर। और लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, 200 से 250 के बीच होती है। तो यहाँ पे आप जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्लियर कर लेंगे जिसमें स्पर्म बनता है। आप देखेंगे कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर पाया क्या जाता है, तो इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पे। तो देखेंगे अगर मान लो हम यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ऐसे निकालते हैं, मान लो कि ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ऐसे कुछ कॉइल्ड एरिया है, मान लो हमने इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ऐसे कट किया इस तरह से। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको क्या देखना है, इसमें जो इनर लाइनिंग होती है या अंदर की तरफ कुछ एपिथेलियम सेल्स होता है, कुछ क्या होते हैं इसमें, एपिथेलियम सेल्स होते हैं, कुछ इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और इस एपिथेलियल सेल्स में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं।
क्या होंगे, दो प्रकार के सेल्स इसमें मिलेंगे। अब दो प्रकार के सेल्स कौन कौन से मिलेंगे, एक सेल थोड़ा सा लार्ज होगा, हम ट्यूब्यूल्स के अंदर की लाइनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर जो लाइनिंग है उसमें दो प्रकार के सेल्स होंगे। एक सेल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो स्मॉल साइज का सेल होगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्म सेल्स, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या बनाएगा, जो क्या बनाएगा, स्पर्म। स्पर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लार्ज सेल्स हैं इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, सर्टोली सेल, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पाया जा रहा है, सर्टोली सेल्स पाया जा रहा है, सर्टोली सेल्स। तो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर लाइन, इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या मिल रहा है आपको, ऐसे ऐसे ये सब स्पर्मेटोगोनिया मिल रहे हैं। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, इसमें स्पर्मेटोजोआ का। उसके बाद इसमें स्पर्मेटोगोनिया के अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ सर्टोली सेल्स, ये जो लार्ज साइज के सेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसको क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहता है। तो ऐसे जितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर ये वाला ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके देखा गया है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ आपको दो प्रकार के सेल्स मिलेंगे, एक स्पर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सर्टोली सेल्स। अब देखते हैं यहाँ पर कि इन दोनों का फंक्शन क्या होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर लाइनिंग में जो स्पर्म सेल या इसको जर्म सेल भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को बनाएगा। मतलब ये वाला जो स्पर्मेटोजोआ बनता है ऐसे कुछ, ऐसे ये स्पर्मेटोजोआ, ये कौन बनाएगा, ये स्पर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, इसको जर्म सेल भी कहता है। अब सर्टोली सेल्स जो होगा, सर्टोली सेल्स की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो सर्टोली सेल जो होता है ये क्या करेगा, तो ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और किसको न्यूट्रिशन देगा ये, तो ये न्यूट्रिशन देगा किसको, टू जर्म सेल, टू जर्म सेल, इसको जर्म सेल ही लिख देते हैं यहाँ पे, जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और जो स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। और इस जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन देगा, सर्टोली सेल्स। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब्यूल्स मतलब नलिकाएं होती हैं जिसके इनर लाइनिंग पर दो प्रकार के सेल्स होंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होगा, जो किससे होगा, स्पर्मेटोगोनिया से। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो किनारे किनारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो कुछ कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ यहाँ पर पार्टीशन होता है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में क्या पाया जाता है, मतलब ये जो रेड कलर का एरिया यहाँ पर बनाया गया है, इस रेड कलर के एरियाज में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, इंटरस्टिशियल सेल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ देखें, यानी द रीजन ऑफ आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, the region of outside the seminiferous tubules called क्या कहलाएगा, तो इसको हम कहते हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहता है, क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके बाहर का जो स्पेस है, यानी ऐसे दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और उसका जो बाहर वाला एरिया है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं।
और इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेस्टिस में देखेंगे तो मान लो कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे ऐसे बन गए हैं, ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स बन गए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बीच बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया को क्या कहेंगे, इस बीच के एरिया को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या पाया जाता है, तो आप देखो इसमें इन these spaces, इस स्पेसेस में क्या पाया जाता है, कंटेन्स, क्या क्या कंटेन होगा, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेल पाए जाते हैं। आप देखेंगे इसमें क्या क्या पाया जाएगा, जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, स्मॉल ब्लड वेसल्स यहाँ पर मिलेंगे, स्मॉल ब्लड वेसल्स मिलेगा। उसके बाद स्मॉल ब्लड वेसल्स के अलावा इसके बीच में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाएंगे यहाँ पे, और इस सेल को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, इंटरस्टिशियल सेल हो जाएगा। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कहते हैं क्या, लीडिंग सेल्स। क्या कहते हैं इसको, लीडिंग सेल्स कहता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड जो सेल्स या जो स्पेसेस होगा उसमें क्या पाया जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स का इंपॉर्टेंट नाम मतलब फंक्शन क्या होता है, तो इसके फंक्शन की अगर हम यहीं पर बात करें तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये सिंथेसाइज क्या करता है, एक हार्मोन सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हार्मोन, टेस्टिक्यूलर हार्मोन, टेस्टिक्यूलर हार्मोन। और इस टेस्टिक्यूलर हार्मोन को क्या कहते हैं, तो इस टेस्टिक्यूलर हार्मोन को क्या कहेंगे यहाँ पे, कॉल्ड एंड्रोजेंस। क्या कहते हैं इसको, एंड्रोजेंस कहता है, एंड्रोजेंस। तो एंड्रोजन हार्मोन है, और एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा, तो ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। मतलब जो जर्म सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसके द्वारा स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। तो इस तरह से हम इसमें जो है टोटल टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब टेस्टिस के बाद क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टेस्टिस है इससे कुछ ये जो डक्ट निकलता है, जैसे रेड टेस्टिस है, वेसिफ्रेंसिया है, इपीडाइडमिस है, और फिर ये वेस्ट डिफरेंस है। वेस्ट डिफरेंस जा करके ये जो है इजाकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, तो यहाँ पे लास्ट में यूरेथ्रा हो जाएगा। तो इन सभी एसेसरी डक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट। यहाँ पे आपका दूसरा क्या हो जाएगा, एसेसरी डक्ट हो जाएगा, एसेसरी डक्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप देखेंगे इसमें इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे आप देखो इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होगा, तो इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। इसमें रेड टेस्टिस हो जाएगा, उसके बाद वेसिफ्रेंसिया हो जाएगा, या वैसा इफ्रेंसिया हो जाएगा, उसके बाद इपीडाइडेमिस हो जाएगा, उसके बाद वेस डिफरेंस हो जाएगा, वेस डिफरेंस जिसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, स्पर्म डक्ट भी कहता है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के पहले इजाकुलेटरी डक्ट भी मिलेगा, यूरेथ्रा। तो इस तरह से ये सारे क्या हो जाते हैं, एसेसरी डक्ट। चलिए एसेसरी डक्ट में हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हम बनाते हैं आपके लिए। जैसे मान लो कि हम जो है यहाँ पे टेस्टिस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, टेस्टिस। मान लो कि ये ओवल शेप्ड में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। अब इस टेस्टिस में आप देखेंगे इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें मिलेगा आपको क्या, सेमिनी ऐसे लोब्यूल्स मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, लोब्यूल्स ऐसे। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, लोब्यूल्स। लगभग 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब इस लोब्यूल्स में आपको क्या मिल जाएगा, इसमें हाईली कॉइल्ड आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिल जाएगा। इस लोब्यूल्स के अंदर क्या मिल जाएगा, हाईली कॉइल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आगे चल करके आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जो है ट्यूब्यूलर नेटवर्क यहाँ पर होगा। एक एरिया में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ट्यूब्यूलर नेटवर्क हो जाएगा। तो ये जा करके इसी ट्यूब्यूलर नेटवर्क में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जॉइंट हो जाते हैं। तो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स जाकर किस में जॉइंट हो जाएगा, इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क में। और इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस। तो ये रेट टेस्टिस हो जाएगा। उसके बाद अब इस रेट टेस्टिस से आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्या निकलेंगे, यहाँ पर ऐसे डक्ट निकलेंगे। ऐसे ऐसे डक्ट यहाँ पर निकलते हैं, इससे ऐसे ऐसे डक्ट यहाँ से निकलेंगे इस तरह से ऐसे। और जिस डक्ट को किस नाम से जाना जाएगा, जिसको कहा जाएगा क्या, वेसा इफ्रेंसिया। क्या कहा जाएगा, वेसा इफ्रेंसिया कहा जाएगा। अब ये जो वेसा इफ्रेंसिया है, ये जा करके क्या करेगा, एक जो है टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होगा यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर, टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। मतलब आपको ये समझना है कि ये टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से ये टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। और इसी स्ट्रक्चर्स में जा करके ये सारे वेस इफ्रेंसिया क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये जो टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, एपिडाइडमिस कहता है, जहाँ पर स्पर्म का मैचुरेशन होता है। अब ये जो है एपिडाइडमिस, ये आगे चल करके ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे जो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और ये फिर घूम करके ये कहाँ पर पहुँचेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये जो बेस डिफरेंस है ये घूम करके किस में आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर ये घूम करके आएगा इस तरह से, ये ऐसे। और ये डायरेक्ट किस में आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा पेनिस के अंदर होता है, तो ये यूरेथ्रा में आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, वेस डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस डिफरेंस हो जाएगा। और ये यूरेथ्रा हो गया। और यूरेथ्रा किसके अंदर पाया जाएगा, तो ये पेनिस के अंदर पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पेनिस होगा। तो पेनिस के अंदर क्या पाया जाएगा, यूरेथ्रा ऐसे। अब यूरेथ्रा पेनिस जहाँ में इंटर करेगा, यहीं पर क्या पाया जाता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाएगा यहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पर क्या पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का डक्ट आकर के इसी बेस डिफरेंस में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद क्या बना लेगा, एजाकुलेटरी डक्ट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें। मान लो कि अगर स्पर्म सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, तो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो किस में जाएगा, रेड टेस्टिस में। और रेड टेस्टिस से किस में जाएगा, वेस इफ्रेंसिया में। और वेस इफ्रेंसिया से किस में जाएगा, एपिडाइडमिस में। यहाँ क्या पहुँच जाएगा, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस में क्या पहुँच जाएगा, स्पर्म। और स्पर्म जब एपिडाइडमिस में पहुँचेगा, तो स्पर्म का क्या होगा, मैचुरेशन। यानी एपिडाइडमिस क्या होता है, साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन होता है। साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन होता है। स्पर्म का जो मैचुरेशन है वो कहाँ पर होगा, एपिडाइडमिस में होता है। तो एपिडाइडमिस में फिर स्पर्म जो है वो किस में जाएगा, तो स्पर्म चला गया यहाँ पर इस पार्ट में, क्या है ये, बेस डिफरेंस। और स्पर्म जो है ये जब बेस डिफरेंस में ऐसे यहाँ पर जाएगा इस तरह से, स्पर्म बन करके यहाँ बेस डिफरेंस में जाएगा।
अब वैसे डिफरेंस से इस स्पर्म के बाद अब यहाँ पर क्या, ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से कुछ सब्सटेंस सिक्रीट होगा, कुछ फ्लूइड सिक्रीट होगा। ये फ्लूइड भी आएगा कहाँ पर मिलेगा, स्पर्म से। क्या मिलेगा यहाँ पर, स्पर्म से। अब स्पर्म फ्लूइड के साथ आ रहा है यहाँ पर, ये फ्लूइड के, अब प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ फ्लूइड सिक्रीट होगा। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड दोनों स्पर्म से यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सीमेन कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसको समझना है, और इसी सीमेन को जो है यूरेथ्रा के द्वारा फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट में कापुलेशन के दौरान ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को और पढ़ना है, जैसे यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स को भी समझ लेना है क्या क्या होता है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर क्या, ग्लैंड्स की, यानी यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है, ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें 3 प्रकार के ग्लैंड्स आपको मिलेंगे। एक हो जाएगा क्या, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, जो केवल मेल में मिल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, वल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स आप तो स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ पर हर प्रकार की ग्लैंड से क्या सिक्रीट होगा, फ्लूइड सिक्रीट होगा, कुछ द्रव सिक्रीट होगा, जो क्या बनाएगा, सीमेन बनाएगा। और उसी सीमेन में क्या पाए जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, जो कहाँ से बनकर आ रहा है, टेस्टिस से बनकर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या होता है, तो ये पेयर्ड होता है, ये क्या हो जाएगा, ये पेयर्ड होता है, पेयर्ड होता है। और इससे जो फ्लूइड सिक्रीट होगा उसको क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड। इससे जो फ्लूइड सिक्रीट होगा उसको क्या कहेंगे, सेमिनल फ्लूइड कहता है। और जो सेमिनल फ्लूइड है वो सीमेन का लगभग कितना परसेंट, 60% भाग बनाता है। यानी सीमेन में 60% क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड, यानी 60% ऑफ सीमेन, सीमेन में 60% कौन सा फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल फ्लूइड की बात करें तो इसमें एक शर्करा भी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्रक्टोज। क्या कहते हैं, फ्रक्टोज शुगर। और इस फ्रक्टोज शुगर के द्वारा स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिससे स्पर्म जो है वो मूव करके आगे जा सके। तो फ्रक्टोज जो है वो एनर्जी सोर्स है किसके लिए, स्पर्म के लिए। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन, इसका जो सिक्रीशन है, देखो हर फ्लूइड का एक पीएच होगा। अगर इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच जो है लगभग कितना होगा, 7.4, कितना होगा, 7.4 होगा। सेमिनल फ्लूइड का पीएच 7.4। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, जो सिक्रीशन है इस ग्लैंड से जो सिक्रीट होगा, इसका जो पीएच होगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, इसका पीएच कितना होता है, 6.5 होता है। इसका पीएच कितना होगा, 6.5 होगा। और ये जो है सीमेन का कितना भाग बनाता है, 15 से 30% भाग जो है सीमेन का बनाएगा आप, सीमेन। उसके बाद यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो सिक्रीट करेगा वो स्लाइटली एल्केलाइन होगा, यानी जो फ्लूइड ये सिक्रीट करेगा वो क्या होगा, स्लाइटली एल्केलाइन हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। और ये किस में हेल्प करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करेगा, तो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, इन द क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार के ग्लैंड्स का फंक्शन और कैरेक्टर आप देख लेते हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे इसमें, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें इसके सिक्रेशन में एक एसिड भी पाया जाता है, और वो एसिड कौन सा होता है, तो वो होता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से आप जो है ग्लैंड्स को पढ़ते हैं। और ग्लैंड्स के बाद क्या आता है, ये आ जाता है क्या, एक्सटर्नल गेनाइटेलिया। ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये दूसरा एसेसरी डक्ट था जिसमें ये सारे डक्ट आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा।
मतलब ये कितने नंबर का हो जाएगा, तो ये 3 नंबर का, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल गेनाइटेलिया। एक्सटर्नल गेनाइटेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये क्या होता है, तो आप देखेंगे एक्सटर्नल गेनाइटेलिया क्या होता है, ये मेल का पेनिस होता है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये पेनिस का स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी है। और जिसमें आप देखेंगे कि ये किसका बना होता है, तो आप देखेंगे मेडअप ऑफ स्पेशल टिश्यू। किसका बना होगा, स्पेशल टिश्यू का बना होता है। मेडअप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो पेनिस को इरेक्ट होने में हेल्प करता है। अब पेनिस का जो सबसे आगे वाला इन लार्ज पार्ट है उसको क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इन लार्ज पार्ट ऑफ पेनिस, इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं इसको, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये ग्लांस पेनिस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ग्लांस पेनिस का स्ट्रक्चर है सबसे आगे। उसके बाद जो ग्लांस पेनिस है वो कवर्ड होता है कुछ स्किन के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस कवर्ड बाई किसके द्वारा कवर्ड होगा, यहाँ पे ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन। और ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड, इसको कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं, फोर स्किन। या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको प्रीप्यूस कहता है। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहता है। तो फोर स्किन या प्रीप्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो किनारे किनारे वाला टिश्यू है इसको कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं और अंदर वाला कार्पस स्पॉन्जियोसम कहता है। तो ये स्पेशल टिश्यू है जो इरेक्शन में हेल्प करेगा। और ये बोनी पेल्विस है, यानी पेल्विस वाले रीजन में ही ये प्रेजेंट होता है और ये इसका बेस है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये एक्सटर्नल गेनाइटेलिया यानी पेनिस का स्ट्रक्चर है ये। तो इस तरह से हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, हमने जो है टेस्टिस के बारे में पढ़ा, हमने एसेसरी डक्ट पढ़ा। एसेसरी डक्ट में आपको रेड टेस्टिस मिला, एपिडाइडमिस मिला, वेस डिफरेंसिया मिला, वेस डिफरेंस मिला, एजाकुलेटरी डक्ट मिलेगा आपको और यूरेथ्रा मिलेगा। उसके बाद आपको ग्लैंड्स में क्या क्या मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, और एक मिलेगा आपको वल्वो यूरेथ्रल जिसे कापर्स ग्लैंड भी कहता है। ग्लैंड्स के सिक्रेशन से सीमेन का फॉर्मेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने एक्सटर्नल गेनाइटेलिया में यहाँ पर पेनिस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, पेनिस का काम क्या होता है, तो ये कापुलेशन में मेल के स्पर्म को फीमेल गेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर कराता है। तो इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। अगले वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम